बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है नया निज़ाम सल्तनत और मैं आपका मेज़बान ताहिर मजीद संधू। मेरे साथ हैं औरंगज़ेब फ़राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत? दुआएं सर आपकी। सर एक सवाल आया है, मियाँ साहब होते हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इंग्लैंड में बरतानिया में होते हैं। अच्छा। वो हमारा प्रोग्राम तवातर से देखते हैं। उन्होंने एक सवाल किया बड़ा उनका, जिसे कहते हैं ना कि जायज़ सवाल है। हम निज़ाम चेंज करने जा रहे हैं ना, नया निज़ाम सल्तनत आपने इंट्रोड्यूस करवाया। कहते हैं कि इस वक्त जो दुनिया में निज़ाम चल रहे हैं, एक जमहूरियत है, बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, सदारती निज़ाम है, ये चार निज़ाम जो मुरव्वज हैं दुनिया में। आप इस निज़ाम का नाम क्या रखेंगे? इसको किस नाम से पुकारा जाए? जैसे जमहूरियत है जी, जमहूरियत का एक सिस्टम है पूरा, तो इस निज़ाम का जो सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस करवाया, उस सिस्टम का नाम क्या रखेंगे? असल में उनका सवाल बड़ा अच्छा है। जी जी। ये ऐसी बात है जैसे शादी से पहले कोई ये कह रहा हो कि शादी के बाद जब हमारा पहला बच्चा होगा, जी जी, उसका हम नाम क्या रखेंगे। नाम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई, अभी तो बच्चे का नाम कैसे रख लेंगे। अच्छा, शादी नहीं हुई? हाँ, अभी तो शादी नहीं हुई। अगर आपस में मंगेतर ये कह रहे हैं कि हमारा जो पहला बच्चा होगा उसका नाम क्या होगा, जी जी, वो इंग्लैंड वाले दोस्त को कहें कि अगर ये निज़ाम राइज हो गया तो नाम भी हजारों आ जाएंगे। ठीक है। देखना, दुनिया में अल्लाह रखा भी बड़ा काम करता है, ऐसा ही है, तो निज़ाम-दीन भी बड़ा काम करता है। ठीक है, ठीक है ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जगह इस्लामी जमहूरिया तो रहेगा ये, चूँकि मुसलमान है। वो मुल्क का नाम जमहूरिया माज़रत के साथ वो मुल्क का नाम नहीं बता रहे, नहीं पूछ रहे हैं ना। इस्लामी रहेगा, उसमें के साथ जमहूरिया है ना, ये उनका दूसरा सवाल था। नहीं नहीं, उसके साथ जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, तो मुल्क का क्या, ये भी दूसरा सवाल है, मुल्क का क्या नाम होगा? मुल्क का तो पाकिस्तान ही नाम होगा, उसके साथ तो पाक लगा हुआ है। ठीक है। तो वो उन दोस्तों को मेरी तरफ से ये जवाब है कि हम ये बड़ी बददिली से ये प्रोग्राम करते हैं। हमें अच्छाई की उम्मीद इन सियासतदानों से नहीं है। ठीक है। अगर हमें कुछ अच्छाई की उम्मीद होती, हम ये उम्मीद कर रहे होते सही कि ऐसा हो जाएगा, जी जी, तो नाम रखना तो बात ही कोई नहीं है। सही। पहले उस मकाम पे तो हम पहुंचे कि नाम रखने के काबिल होंगे, तो अभी इस उलझन में क्या पड़ेंगे, इसका नाम क्या होगा। अच्छा, एक और सवाल, एक और दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से पिंडी में होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अताए करीम से लोग सिलेक्ट होके आएंगे, जो आपने निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो क्या उनके जो जब वो इक़्तिदार में आएंगे या वो 500 लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे, तो क्या उनके एसेट्स डिक्लेरेशन होगा? और अगर होगा तो जब वो उस सिस्टम से निकलेंगे या अताए करीम से निकलेंगे, तो दोबारा उनका चेक एंड बैलेंस होगा? जी, अच्छा सवाल है। दुनिया में अब इतनी तरक्की हो चुकी है। जी जी। आपने अगर आज से 7 साल पहले एक मोटरसाइकिल लिए ना, उसका रिकॉर्ड नादरा के पास है। ठीक है। ये हमारे यहाँ जितनी लाकानूनियत की बातें होती हैं, जी जी, वो हम खुद करते हैं। ठीक है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो अताए करीम में जो बंदा जाएगा, वो पहली बात तो ये कि उसमें बड़ी मुश्किल से वो बंदा जाएगा जो बहुत बड़ा बंदा होगा, बड़ी दौलत का मालिक होगा। क्योंकि मेरे तजर्बे में जो इस पौनी सदी में गुजरा है, जी वो बहुत ज़्यादा जो दौलतमंद लोग हैं उनसे गलतियां बहुत होती हैं। ठीक। तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि कोई बंदा इक़्तिदार में आए, पहले अताए करीम में जाएगा। हर बंदे का रिकॉर्ड इस मुल्क में मौजूद है। बजा फरमाया आपने। ठीक है ना जी। मेरे एक पड़ोसी ने एक गाड़ी किसी को दे दी, जी जी, तो उसने एक गाड़ी और ले ली, उसको नोटिस आ गया। सही। वो उसमें भी नहीं था, फाइलर भी नहीं था। ठीक है।
तो उसने कहा यार मुझे नोटिस आ गया, लेकिन मैंने एक गाड़ी सेल की है। सही। वो जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी थी उसने ट्रांसफ़र नहीं कराई। तो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अब ये मोहताजी नहीं रही कि आप का बायोडेटा जो है, आपके पास जो असासे हैं वो डिक्लेयर नहीं होंगे, वो डिक्लेयर होंगे। दूसरी बात ये है, इस सवाल के बीच में एक बात, एक जवाब ये है कि ताए करीम में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नंबर ही नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इक़्तिदार में नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन वो इक़्तिदार के एक मकाम पर होंगे, लिस्ट में होंगे, लिस्ट में होंगे। तो वो अंदर बैठ के कि वो ये कह सकते हैं, किसी जगह पे कोई नजायज़ काम करा सकते हैं, कोई चीज़ अलाट करा सकते हैं, ये कह के कि आपको पता है मैं ताए करीम में हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बेसिक सवाल यही है। आपको पता है मैं ताए करीम में हूँ या मैं मजलिस शूरा में हूँ, जी। तो हो सकता है मेरा कल को नंबर आ जाए, तो फिर ये आप मुझे करके दें। जी जी, जैसे होता है रूटीन में यहाँ आजकल चल रहा है। दरअसल ताहिर साहब बात क्या है, इस मुल्क का जो सबसे बुरा काम है ना, वो वोट कास्ट करना है। अच्छा, असल में वोट आदमी को खराब करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आदमी को ये उम्मीद होगी कि मैंने तो वोट लेने जाना ही नहीं, वो अच्छे काम करेगा। ठीक है, ठीक है, वो अच्छे काम करेगा। हमारे यहाँ जितनी जमहूरियत के अंदर बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं वो या ज़्यादतियाँ पाई जाती हैं, जी जी, उसकी दो वजूहात होती हैं। जी जी, एक तो मुखालिफ जमात को बुरा भला कहना और तसादम करना और बुराई करना, और दूसरा ये कि जब वो कुछ ज्यादती करता है तो वोट के चक्कर में करता है। ये तो पाकिस्तान की सियासत का बुनियादी असूल बन चुका है, दुनिया का भी है, दुनिया का भी है, ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे जो बुनियादी असूल बन चुका है ना, इल्ज़ामात की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत है। और दूसरा, आप कोई हेरा फेरी कोई चक्कर ये तब भी करेंगे, या आप किसी को नजायज़ अबलाइज तब भी करेंगे कि उससे आपने बहुत सारे वोट लेने हो, या ये उसकी हमायत हासिल करनी हो, जी जी, या पूरे शहर की हमायत हासिल करनी हो, किसी गांव की करनी हो। जब ये किस्से नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादती के इम्कान कम होंगे। दूसरी एक बात संधू साहब ये है, जी जी, मैं समझता हूँ जिनको पाकिस्तान में इस वक्त सुकून से नींद आ रही है, वो लोग इस मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरी रात को 1 बजे आँख खुल जाए फिर मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, जो हालात सामने इस वक्त हैं या पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं, वो हालात ऐसे ही हैं। और सर, पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग जो है ना, उसमें से 50 लाख लोग नशा करते हैं, जिनका इस 22 करोड़ में गिनती नहीं है। ऐसे ही है। और 50 करोड़ लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं। सही, जायज या नाजायज उसको मुस्तहिक कहे कि नहीं है। 50 लाख लोग, 50 लाख लोग इस मुल्क में भीख मांगते हैं। और अगर इन सियासतदानों ने इस मुल्क का यही हाल रखा तो आने वाले वक्त में 3 करोड़ लोग भीख मांगेंगे, जैसे पाकिस्तान हुकूमत भीख मांग रही है। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ताहिर साहब है, जी जी, जब आपको मांगने से कुछ नहीं मिलता तो जो लोग मांगने से कुछ हासिल नहीं कर सकते वो छीनते हैं। बिल्कुल सही। और हमें तकलीफ ये होती है रात को सोते हुए, अच्छा वो कुछ जिंदगी हमारी। सही। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसकी हर सड़क के आगे गेट लगा है। जी जी, बंद किया हुआ, बैरियर लगे, बैरियर लगे, गेट लगा है। हाँ जी। कोई जा नहीं सकता रात को, कोई बाहर आ नहीं सकता। कोई बीमार हो जाए तो 7 सड़कों में से 1 सड़क खुली है। यार हम चोर हैं, डाकू हैं, खौफ का माहौल है। हम चोर हैं, डाकू हैं, या सारा मुल्क चोरों का है, डाकुओं का है। ठीक है ना जी? सही। हमारी समझ से ये बात है। बिल्कुल सही। मुझे निज़ाम सल्तनत का नया ये प्रोग्राम शुरू करने की क्या तकलीफ है? मैंने कोई ताए करीम में जाना है, मैंने कोई मजलिस शूरा में जाना है, सही। और मैंने तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगना। सही। मुझे क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? जी जी, हम कह रहे हैं हमारे जैसे लाखों लोग, जब लाखों लोग किसी के पीछे लग के नारे मार सकते हैं,
तो लाखों लोग ये बात नहीं सोच सकते कि यार इसका कुछ निज़ाम ठीक करो। सर हमें इसलिए ये सारी दुख होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को हम ओन करते हैं, हमें दुख होता है कि हमारे घर में ये चीज़ हो रही है। सर मैं ये भी नहीं कहता मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा ये मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं गैर महफूज हूँ, मेरी सड़कें बंद है, मेरी गलियाँ बंद है, मुझे पुलिस से डर है, मुझे चोरों से डर है, मुझे डाकुओं से डर है, मुझे सियासी लीडरों से डर है, मुझे हुक्मरानों से डर है, मुझे हर चीज़ से डर है। और सब चीज़ों के डर मेरे ख़त्म हो जाए तो मुझे महंगाई से डर है, मैं कहाँ जाऊँ? बिल्कुल सही है। और मैं कहाँ जाऊँ मुझे ये बता दें सर। हाँ जी जी। महंगाई का जहाँ तक अभी आपने जिक्र किया, मैंने कुछ अभी थोड़ी देर पहले भी सोचा, पहले भी चूँकि मैंने थोड़ी सी ज़िंदगी में देखा है, होता ये है सर कि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मिसाल के तौर पे फराजी साहब की हुकूमत थी, साबका हुकूमत, शाहज़ाद है, इन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया। डेवलपमेंट का काम क्यों शुरू किया कि वो ज़रूरी है। मसलन क्या ज़रूरी है? कॉलेज ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी ज़रूरी है, हॉस्पिटल ज़रूरी है, ब्रिज ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी है, ये डेवलपमेंट का काम। ये कैसे शुरू किया? पैसे तो नहीं थे, वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लिया जी, हमने अपने मुल्क की डेवलपमेंट करनी है। अब होता क्या है कि फराज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, मेरी हुकूमत आ गई, मैं वो सारे प्रोजेक्ट में ही रोक दूंगा। क्यों? ये फराज साहब का नाम आएगा, रोक के नए प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा। और जो प्रोजेक्ट पहले शुरू किए गए उसके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें ये लिखा जाता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी की तरफ से भी डिले होगा, जो पार्टी डिले करेगी उसको फाइन होगा, उसको जुर्माना होगा। वो जुर्माना पड़ता है हुकूमत पाकिस्तान को, वो पड़ता है फिर अल्टीमेटली अवाम के ऊपर। ये महंगाई का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी है। हमारे मुल्क का जितना निज़ाम चल रहा है उसके जितने अखराजात हैं वो सारे अवाम पे पड़ते हैं। अब आते हैं आपके निज़ाम सल्तनत के हवाले से कि जो क्या आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो तरक्याती काम चल रहे हैं वो रुकेंगे नहीं? वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, ताए करीम में से आएंगे ना, काबीना जो भी होगी वो उन काम को तसलसल में लेके चलेंगे ताकि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान ना हो, बोझ ना बढ़े। महंगाई, अभी आपने जिक्र किया, महंगाई इस वक्त इतना बड़ा अलमिया बन चुका है फराज साहब, इतना बड़ा अलमिया है कि 22 करोड़ आवाम में से 12 करोड़ आवाम ऐसी है जो ये सोचने पे मजबूर है कि 15 दिन का तो खर्चा हमारे पास है, अगले 15 दिन का खर्चा कहाँ से आएगा? ये किस वजह से है? ये आप बताएंगे कि ये वजूहात क्या हैं? सर एक एक बात का जवाब दूंगा। पहले जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, नंबर 1 जो ताए करीम में और मजलिस शूरा के जो लोग होंगे जी जी, उनमें बददियानत आदमी कोई नहीं होगा। ठीक हो गया। उसका पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देख के कि ये कितना दयानतदार है तब उसमें भेजा जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। मुल्क से जब बददियानती खत्म होगी, हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम बददियानत हैं। आप कहते हैं ना जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो महज इसलिए बंद करते हैं कि अब हम ठेका देंगे। जी जी जी। नंबर 1 ये भी होता है, आपने तो ये कहा ना कि जो नया आएगा ठेका लेगा। ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने चूंकि बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और बड़े प्रोजेक्ट वालों के साथ काम किया है, इनकी प्रोविजन रेट होते हैं ऐसे ही कि अगर जब आपने एक टेंडर दिया उस वक्त 600 रुपये की बोरी सीमेंट की थी, और जब आपने इसको डिले किया तो 1200 की सीमेंट की बोरी हो गई। और जो 600 रुपये हैं वो इदारा देगा उस कंट्रैक्टर को जिस कंट्रैक्टर ने ये ठेका लिया, जिम्मेदार है ना इदारा। अच्छा, अब जब डिले करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर पे आके ये डिले होगा तो वो सारा मलबा जो होगा वो गवर्नमेंट पे डालेगा, ऐसे ही ठेकेदार पे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, एक तो ये हो गई कि महंगाई का आप कह रहे हैं ना, महंगाई जो है वो कई फिलासफर लोग ये कहते हैं कि कुव्वत खरीद से महंगाई होती है। नहीं, कुव्वत खरीद नहीं, कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि आपको 1600 रुपये किलो छोटा गोश्त मिल रहा है, ठीक है जी। पाकिस्तानी ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ता छोटा गोश्त ना खरीदे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैंने जो फिक्रा कहा उस पर गौर किया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, महंगाई एक तो परचेसिंग पावर से होती है, ऐसे ही। दूसरी महंगाई जो होती है वो मुल्क के निज़ाम की वजह से होती है। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ,
अल्लाह करे कि ये सारे सियासतदान और सारे अदारे ये प्रोग्राम देखें। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, जितना बुरा दौर आज पाकिस्तान के अंदर है, पहले कभी नहीं इतना बुरा दौर कभी भी नहीं था। ये ड्यू टू सियासत, बिल्कुल सियासी लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। सियासी लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, महंगाई की है, करप्शन की है, चोरी की है, बुनियाद करप्शन। दयानत तो जो है ना, दयानत, जी जी, दयानत तो मुसलमान का ईमान है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानियों का ईमान बददयानती है। मैं माफी से 2 4 10 20 100 में से अगर 4 लोग दयानतदार है ना जी, वो गिनती में नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। तो दयानतदार आदमी खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि जब वो 99% बददयानत लोगों में बैठा होता है तो वो उसूल की बात करता है। वो कहता है भाई ये पानी का गिलास आपको 12 रुपए में मिलेगा, सही, ठीक है जी। तो जो बंदा खरीदने आया वो कहते हैं जी फलाने ने 6 रुपए का दिया। यार उसने कहा पानी में कुछ उसने मिक्स किया होगा, वो गटर का पानी होगा, नाली का पानी होगा। वो कहते हैं ये तो 12 का मिलेगा, मैं दयानतदार आदमी हूँ, मैंने रिश्वत नहीं लेनी। सही। हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि जो बंदा रिश्वत नहीं लेता वो दूसरे को जीने भी नहीं देता। ऐसे ही है। अच्छा, तो मेजोरिटी में है ना, मेजोरिटी अक्सरियत में है। अब ये है कि जब आने वाला भी दयानतदार होगा, जी जी, और जो सामने बैठा है जो अफसर है वो भी दयानतदार होगा, तो फिर आसानियाँ पैदा होंगी। तो महंगाई को हुकूमतें रोकती हैं, अवाम नहीं रोकती। ऐसे ही एक सेक्टर तो चलो 10-20% परचेजिंग पावर पे हो गया, ठीक है जी, लेकिन बाकी 60-70% जो है वो हुकूमत की नालायकी की वजह से महंगाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी। अब हुकूमत नालायक क्यों है? मैं किसी को माफ़ नहीं करता। नवाज शरीफ नालायक है, जरदारी नालायक है, इमरान खान नालायक है, ये सारे नालायक हैं। इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है? मैंने आज तक कोई खान साहब की तकरीर ऐसी नहीं सुनी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैंने ग्वादर के लिए किया है, ये किया है, मैंने चाइना गया हूँ, मैंने ये किया है, मैंने एटम बम की हिफाजत में ये किया है, मैं फलां के लिए ये कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, आप इंशाअल्लाह ताला आपको 6 रुपये की रोटी मिलेगी, आपको 2 रुपये का ये मिलेगा, आपको 4 रुपये का ये मिलेगा, हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। ना मैंने अब जो मौजूदा हुक्मरान है इनको देखा है कि वो ये कह रहे हो कि यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहते तू आके देख, हम तुझे गिरा देंगे, हम तुझे फना कर देंगे। वो कहता है मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। और यार हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं, हम तुम्हारी लॉन्ग मार्च में चले जाएं और हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं कि हम तुम्हें रोकते रहे। सर वही दिखना, अगर मैं रोकने वाले में हूँ, जी जी, आप जुलूस निकालने वाले में हैं, जी जी, हम दोनों पाकिस्तानी हैं। ऐसा ही है। हम तसादुम के लिए पैदा हुए हैं, हमने बच्चे नहीं पालने। ये तसादुम की सियासत है ही, बच्चे नहीं पालने तसादुम की। सर हमने बच्चे नहीं पालने, बिल्कुल सही। हमने बेटी की शादी नहीं करनी, बिल्कुल है। हमने बेटे की शादी नहीं करनी, हमारे घर की जो छत पड़ने वाली रहती है वो नहीं डालनी। हम तुम्हारे तसादुम में लगे रहे, हम तुम्हें कुछ जुलूसों से रोकते रहे। आज तुमने सारा पिंडी के सारे इदारे बंद है, हम तुम्हें जुलूसों से रोकते रहे। इस्लामाबाद सील कर दिया गया, इस्लामाबाद सील कर दिया, हम तुम्हें इन चीज़ों से रोकते रहे। और तुम्हें न महंगाई का पता नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा जिस आदमी ने कभी कोई चीज़ ही नहीं खरीदी? ऐसे ही है। जिस आदमी को दाल चने की भाव का ना पता हो, जाएं आप पाकिस्तान के सारे बड़े सियासतदानों से कि 4 दालों के मुझे रेट लिख के दे दो। सर 4 क्या, किसी एक 4 दालों के रेट लिख के दे, किसी एक दाल का नहीं आता। अच्छा मैं एक और अलमिया बताता हूँ सियासतदानों का माजरत के साथ। जब सियासतदान ये कहेगा कि आलू 12 रुपए दर्जन है और अंडे 6 रुपए किलो हैं, तो क्या हाल होगा हमारे सियासतदानों? क्या खबर होगी अवाम क्या खा रही है, क्या पी रही है, किस रेट पे खा रही है? क्योंकि उनकी अपनी जेब से तो पैसा खर्च ही नहीं होता। हमारे सियासतदानों का तो ये हाल है। और मलका विक्टोरिया ने कहा था उधर कुछ आटे वाटे का चक्कर बन गया। जी जी। तो मैंने किसी बंदे से सुना, उसने कहा चलो आटा वाटा नहीं मिलता तो आप वो पेस्ट्री डबल रोटी खाओ। हाँ जी। तो उसको बेचारी को पता ही नहीं था, हाँ जी, कि पेस्ट्री डबल रोटी में भी गंदम का इस्तेमाल होता है। तो बात असल में ये है, हम जो प्रोग्राम करते हैं हम दुख से करते हैं, हम अपनी नामवरी के नहीं। ऐसे ही है सर। और दूसरी एक और बात आपको बताता चलूं, ये मैं फौज के फेवर में बात नहीं कर रहा, ये मैं इदारों के फेवर में बात नहीं कर रहा। ठीक, मुझे पैदा करने वाले की कसम है, जो इन 15 सालों में इदारों के, परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद या उसके होते हुए भी 2 साल, जो आपने इदारों का हशर किया है। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं आप। हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी फौज है। ऐसे ही है, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ। ऐसा ही है पाकिस्तान हमारी जिंदगी। देखे ना, हम एक सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के आगे
खड़ा कर देते हैं, ठीक है। हम उसकी बंदूक और उसके ताफत की वजह से लंबी तान के सो जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और खुदा के बंदो, और तुम तो लंबी तान के सो रहे होते हो, और ये जो मोर्चों में होते हैं। दूसरी बात ये है कि वो भी कोई कौम है, वो भी कोई लीडर है। इन्होंने लीडरों ने अवाम के, जहाँ भी मैं बैठता हूँ वहाँ फौज के खिलाफ बात होती है, लोग बात करते हैं, और मैं झगड़ा करता हूँ उनसे। मैं कहता हूँ ये तुम्हें किसने कहा है? कहते फलाने ने तकरीर की, फलाने लीडर ने कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने। और तुम जर्नैलों के खिलाफ बात करते हो। तुम सारे सियासतदान, मैं दावे से कहता हूँ, तुम सारे सियासतदान दोबारा दुनिया में पैदा हो जाओ तो तुम एक जर्नैल की क्वालिटी के इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि जर्नैल सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। पहले तुमने कौन से जाके वहाँ पे एबटाबाद में क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग ली है? अब मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे काकुल में, मेरी काकुल की पैदाइश है। अच्छा। मेरा हमारे वालिदैन का घर वहाँ था जब पाकिस्तान बना। सही। तुमने कब जाके वो ट्रेनिंग की है? बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। ओए होए 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 होए, बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है सर। फौजी को जो पेंशन मिलती है, जो जर्नैलों को पेंशन मिलती है, और इनकी तो मेहनत का कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब सियासतदानों ने क्या जुल्म किया, मौजूदा दौर में क्या जुल्म हुआ, अवाम के दिल में फौज के लिए नफरत पैदा कर दी। इससे बुरा दौर इस पाकिस्तान में क्या होगा? माफी से बात कर रहा हूं। इससे बुरा दौर पाकिस्तान में क्या होगा कि आपका जो मुहाफिज है, आपका जो बाप है, आप पे जो निगरानी कर रहा है, आपको जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। सर वही ना, जैसे एक साहब उठ के हैं, वो नाम लेके कहते हैं जी तुमने ये कर दिया, आर्मी के जर्नैल का नाम लेके माजरत के साथ, वो तुमने ये कर दिया, तो दूसरी पार्टी का उठता है कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे, आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। तीसरा उठता है मैं ये कर दूंगा। वजह पता है क्या? जैसे भी आपने फरमाया कि 12-15 साल में इदारे तबाह कर दिए, जो इदारा बचा हुआ था उसको भी मिलान करते करते इस लेवल तक लेके आ गए कि अवाम उसके खिलाफ बोल रही है। अवाम की क्या जरूरत है? हाँ जी, अभी जो आपने पहले गुफ्तगू में एक बात की है, गवादर का जिक्र किया आपने। नहीं, मैं पहले ये कर लूँ, फिर गवादर फिर बीच में आ जाएगा। जी। पहले मैं फौज का जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि ये हमारी डिस्कशन उसमें नहीं है। जी। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सियासतदानों ने फौज के मयार को गिराया है। बिल्कुल ठीक। फौज के मयार को हमारे सियासतदानों ने गिराया है। और एक बात आप नोट रखें, और सियासतदान भी नोट रखें, और सारा पाकिस्तान सुन ले, सारी दुनिया सुन ले, पूरी कायनात सुन ले, हर जाहिल और कमज़ोर और कमतर और एहसास महरूमी का मारा हुआ आदमी फौज के खिलाफ बात करता है। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको दावे से कहता हूं, जो अच्छा सियासतदान होगा, जिसमें कोई काबिलियत होगी, जो मुल्क चला सकता होगा, जो अवाम के लिए फलाह बहबूद के काम करता होगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फौज के खिलाफ बात करे। चले, फौज अगर आपके साथ मिल के कुछ अच्छाई करती है, कुछ बुराई करती है, गलती हर इंसान से होती है, गलती भी नहीं है। आप ये इमरान खान साहब ने क्यों बाजवा साहब की इतनी तारीफें की? सही, ठीक है। नवाज शरीफ ने क्यों बाजवा साहब की इतनी बुराइयां की? ओ भाई, ये तुम ये कर करके अब तुम उनके सब की बुराइयां कर रहे हो। तुमने ये कर करके तो हमारा क्या ताल्लुक है इस बात से कि तुम मुझसे बुरा कह रहे हो? तुम असल में होता क्या है, हर कम तर आदमी एक बड़े आदमी को बुरा कह के अपनी जात के नंबर बनाता है। ऐसा ही इस फलसफे को अच्छे लफ्जों में आप खुद कह सकते हैं। मैं तो सीधा सा बंदा हूं ना, यानी मैं अपनी कमजोरियों को, बुराइयों को, कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरे बड़े आदमी को बुरा भला कहूंगा। यस। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हमारे सियासतदानों ने जर्नैलों की बुराइयां करके अपना लेवल ऊंचा करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, आपका लेवल नीचे चला गया। और पाकिस्तान की आर्मी अल्लाह के फजल से इस वक्त भी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, मानती है पूरी दुनिया। इस वक्त भी आपके पाकिस्तानी फौजी 26 इस्लामी मुल्कों में मौजूद हैं, किसी और मुल्क के इतने मुल्कों में नहीं है। अमेरिका के तो जाते हैं ना अपने मफाद की खातर, पाकिस्तानी अफवाज दूसरे मुल्कों के हिफाजत के लिए जाते हैं। और जी हमारे उसमें कब्जा हो गया, खाना काबा पे तो पाकिस्तानी फौजी परवेज मुशर्रफ साहब कर्नल थे या मेजर थे, तो इन्होंने जाके वहाँ सारा किया। ये नहीं बात, ये ट्रेनिंग है,
ये ट्रेनिंग है, ये मुल्क से वफादारी है, ये अपने इदारे से वफादारी है। हमें यानी हम तो चूँकि प्रोग्राम ही नया निज़ाम सल्तनत का कर रहे हैं, तो हमें ये हक हासिल है। ये हम फौज की खुशामद नहीं कर रहे, हकीकत बयान कर रहे हैं। हम हकीकत बयान कर रहे हैं, हम सियासतदानों की कमजोरी बयान कर रहे हैं। ऐसे ही है। और सियासतदान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उन पे, और यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग इस बात पे क्यों मरे जा रहे हैं यार, फौरी तौर पे हमें वजीर आज़म बना दो। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये कहते हैं मुझे क्यों हटाया। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम वजीर आज़म नहीं होगे सही तो तुम्हारा क्या जहन्नम के लोगों में शुमार हो जाएगा। कुछ देर इंतजार कर लो यार। सही। अब जैसे इलेक्शन का रोला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो सोने के पहाड़ बनाते हैं नून लीग वाले और पीपी वाले, इनको बुला लेने दो, 4 महीने ठहर जाओ सर। अगर आपके पास अक्सरियत है जी जी, और मैं समझता हूँ काफी है जी, है बिल्कुल। इसलिए है कि पहले पौने 2 करोड़ बंदा आपके साथ था, अब भी पौने 2 करोड़ साथ है। इन सारों के पास मिला जुला के कुल टोटल 6.5 करोड़ वोट पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये लिख के आप डायरी पे रख ले और ये प्रोग्राम गवाही पे रख ले। इस दफा जो इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, वो होंगे अगले साल में ही। तो जब भी होंगे, अभी तो 4 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट गुजारेगी, अभी ये 4 गुजारेंगे। जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त वोटर हमारा रह जाएगा 4.5 करोड़। मेरी बात लिख लेंगे अपने डायरी। हालांकि सियासतदान 4.5 करोड़ रह जाएगा, बाकी साफ हो जाएगा। सियासतदान ये कहते हैं कि हर दिन वोटर बढ़ता जा रहा है। क्यों? 18 साल की उम्र के बच्चे जब होते जा रहे हैं, 18 साल के बनते जा रहे हैं, ऊपर वो वोटर बनता जा रहा है। सियासतदान ये कहते हैं। हाँ, ये इनकी कैलकुलेशन है ना, इनकी गलतफहमी में शुमार है। वो इस दफा वोटिंग लिस्ट में आई गई नहीं। जी, सुन ले, ये इतना आसान काम नहीं है सही कि वो उसका वोट ही नहीं बना होगा, उसके पास शनाख्ती कार्ड होगा, उसमें 19 साल उम्र होगी, तो वो कैसे वोट डालेगा। मैं तो अपने घर की बात करता हूँ। हमारे घर में 8 वोट है। अच्छा, ठीक। पैदा करने वाले की कसम है, कोई पिछली दफा सारों ने 8 के 8 वोट डाले, इस दफा एक बंदा भी वोट नहीं डालेगा। हम घर में ही लड़ते रहते, 8 बंदे हमारे घर के सारे कहते हम नहीं वोट डालेंगे। अच्छा, किसी को नहीं डालेंगे वो, सही, किसी जात बकर को नहीं। हालात ही ऐसे बना दिए गए ना, तो फिर हर घर के अंदर वोटर का झगड़ा है ना जी। ऐसे ही है। तो खुदा के लिए मेरी तो बोलती बंद हो जाती, मुझे समझ ही नहीं आती मैं इनको क्या समझाऊं। तो फिर हमें नया निज़ाम सल्तनत, तो आप कहते नाम रख लें, ये कौन लाने देगा इस मुल्क में? मुझे तो नजर नहीं आता जो हालात इस वक्त। नहीं सर, मुझे क्या नजर आता, अच्छे भी हों तो नहीं। इस मुल्क में कोई अच्छा काम करने के लिए चल पड़े ना, तो 6 बंदे करने के लिए जा रहे होते तो 36 बंदे उसके खिलाफ आ जाते। ऐसे ही है कि मैं नहीं करने दूंगा, ऐसे ही है, नहीं करने देंगे। ये नया निज़ाम सल्तनत ये एक अच्छा फार्मूला है, अच्छा फार्मूला हो सकता है 2, 4, 5 साल बाद इससे मिलता जुलता कोई फार्मूला आएगा, जरूर आएगा। इससे मिलता जुलता कोई फार्मूला आए। और वो चाइना में जैसे चूज करते हैं, तीसरी दफा सदर को चूज कर लिया उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, वो कुरानदाजी नहीं की, लेकिन चूज किया है। ऐसे ही। तो कुरानदाजी तो हमारी इस्लामी नुक्ता निगाह से ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मुझे मुफ्ती साहब ने कह दिया कि कैसे मुमकिन है, मैंने कहा आज कैसे किया, कहता कुरानदाजी। मैंने कहा आपका जो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी, बिल्कुल सॉलिड मिसाल दी आपने। नहीं था सारा पाकिस्तान, बल्कि कई मुमालिक ऐसे करते हैं। ज़्यादातर जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें कुरानदाजी होती है। वो इसलिए होती है कि बंदे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आज करने के लिए। अब वो किसको कहे भाई तुम्हारा नाम नहीं आया, बिल्कुल उसका तरीकाकार यही है, पर्ची निकाल लेते हैं। हाँ, जिसका नाम आएगा वो चला जाएगा। अच्छा, इसी में अभी बात हो रही है अपने सारे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपना एक मंशूर बनाया हुआ है। सबका मंशूर पढ़ के देख लें, उसमें लिखा होगा कि पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, यही लिखा होता है ना। अवाम के लिए ये करेंगे, अवाम के लिए ये करेंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं वो मंशूर को भूल क्यों जाते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। जी जी। सबसे पहले कहते हैं ना पाकिस्तान, जी जी, जरदारी साहब, इमरान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलाना दूसरा तीसरा, ये अगर ये ना कहें सबसे पहले पाकिस्तान, इनको बरतानिया में वज़ीर आज़म कोई बनाएगा।
सही बात है। आगे जवाब आपके पास? दिखाने के और खाने के और नहीं खाने के नहीं। जी। सबसे पहले पाकिस्तान, चूंकि हम पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाकर वोट लेके वजीर आज़म बन सकते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में नहीं होंगे तो क्या हमें बांग्लादेश में वजीर आज़म कोई बनाएगा? सही बात है, सही बात। तो अच्छा सर, सबसे पहले क्या हुआ? पाकिस्तान। अब क्यों हुआ? कि वोट लेना है हमको, इन्हीं को तो हम पागल बना सकते हैं, ऐसे ही, इन्हीं से तो हम वोट ले सकते हैं, यही तो हमारे धरनों में बैठ सकते हैं, यही तो हमारे जलसों में जा सकते हैं जी। ऐसे नारे भी यही लगाएंगे ना, नारे भी यही लगाएंगे, सब कुछ यही करेंगे। मैं कतई नजर इसके कि खान साहब के या नवाज शरीफ के फलाने के, मैं एक भी सियासतदान इस मुल्क में नहीं चाहता। इनका कोई विजन ही नहीं है, बिल्कुल। इनको ये पता ही नहीं है। ये वो कह रहे थे तुमने महंगाई कर दी, ये कह रहे थे तुमने महंगाई कर दी। ओ खुदा के बंदो, कोई तो कोई तरीका निकालो कि गरीब आदमी डाकू ना बने, चोर ना बने। ऐसा ही है, गरीब क्या मिडिल क्लास के लोग भी उसी तरह। सर आप देखते जाएं, इससे ये इलेक्शन जो कराएंगे ना, इस इलेक्शन के बाद हर बंदा छुपेगा रात को कि मुझे कोई लूट ना ले, क्योंकि इस इलेक्शन में भी अक्सरियत किसी के पास नहीं आएगी। ये भूल है इनको। अच्छा, नहीं कैसे आएगी अक्सरियत? हर पार्टी क्लेम करती है। वो हर पार्टी किस तरह क्लेम करती है? मुझे पता है पीपल पार्टी के कितना वोटर है। जी। बदला नहीं कोई भी, मुझे पता है सर। अभी तो नून लीग ने जलसा नहीं शुरू किया ना। अच्छा, सही। अभी जो इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, ये पीटीआई की वोट सीटें थी। अब ठीक है ना जी, अब जब इधर आके नून लीग शुरू करेगी जलसे, कब करेगी? जब ये गेट टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर पीपी शुरू करेगी। जाए आप गर्दन उतार दें किसी की, सिंध के किसी गांव में, वो कहते भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। यस, हालांकि सालाब के जो हालात देखे, वो कहेगा भुट्टो तो 2025 में भी जिंदा होगा। तो 2000 क्या 23,000 कुछ में भी जिंदा होगा। वो सर सवाल ही नहीं पैदा होता भुट्टो के अलावा किसी को वोट दे दे। अच्छा सर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एक सवाल, हाँ। दरमियान में गुफ्तगू के दौरान आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने माजरत के साथ आपको रोक के गवादर का जिक्र किया था। मेरा सवाल ये है कि जब मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की शायरा पहले कुछ और था, अब गवादर है, गवादर तरक्की के पहाड़ों पे चढ़ा देगा, 100 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी, हर बंदा पैसे की रेल पेल हो जाएगी। हकीकत है इसमें, गवादर की लोकेशन ऐसी है, डीप सी पोर्ट है, प्रॉपर तरीके से लेके चला जाए तो वाकई वो एक बहुत यानी कि अर्निंग स्पॉट है। वहाँ पर रिजॉर्ट्स बना दिए जाए, बड़ा कुछ हो सकता है। गवादर के तरक्की में रुकावट क्या है? पिछली हुकूमतों ने क्या किया, क्या नहीं किया? अच्छा, आप कह रहे थे कि अयूब खान को बना किया गया गवादर। जी, वो क्यों? अमेरिका को क्या तकलीफ थी? यस, इसलिए कि वो तरक्की नहीं चाहते पाकिस्तान। सर मैं आपको बता देता हूँ कि जब 96, 97, 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई तो मेरा एक भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सका भाई मेरा, वर्जीनिया में रहता था। अमेरिका के एक अखबार में एक पूरा पेज छपा था जिसमें उन्होंने गवादर के फिजिबिलिटी बताई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इतने जहाज रोज़ वहाँ पे बैरी जहाज खड़े होंगे, एक बैरी जहाज 24 घंटे का किराया 1 लाख रुपया पाकिस्तानी देगा, 122 व्हीलर जो ट्राला है वो वहाँ से जब चलेगा और वो सारे पंजाब और सारे KPK से होता हुआ जलालाबाद पहुँचेगा, तो इस रास्ते के दरमियान में वो 1 लाख रुपया एक ट्राला रोड का टैक्स देगा, और जो वहाँ से कराची जाएगा वो कराची जाते तक 60,000 रुपये टैक्स देगा। इतने जहाज रोज़ आएंगे, इतने ट्राले रोज़ जाएंगे, और इतना पैसा साल में इकट्ठा होगा, और वो पैसा कितना होगा जितना पाकिस्तान का टोटल बजट है। तो फिर वो अखबार वाले राइटर ने लिखा था, तो फिर गवादर को बंद कर देना चाहिए और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो अखबार आज तक मौजूद है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। अब जो दो नसारा वाला तो चक्कर है ना जी हमारे साथ। हाँ। तो फिर हमारी इस तरक्की को रोका गया। ठीक है जी। अब जो वज़ीर आज़म साहब गए हैं, 60 से 70 मरतबा नवाज शरीफ ग्वादर गया है। जी बिल्कुल सही। ठीक है। खान साहब एक दफ़ा भी ग्वादर नहीं गए, शायद एक दफ़ा गए हूँ। गए एक दफ़ा ग्वादर गए होंगे। खान साहब ने किसी तकरीर में नहीं कहा ग्वादर। मैं आपको बताता हूँ कि ग्वादर की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक ग्वादर सी पोर्ट डीप सी है, वो चल पड़े।
वो चल पड़े तो पाकिस्तान के टोटल जो खर्चे हैं वो ग्वादर निकालेगा। ऐसा ही है। लेकिन बात असल में ये है कि हमारे मोहल्ले में एक बदमाश रहता हो तो वो उसका अपना घर 3 मंजिला हो, वो किसी को 3 मंजिला घर नहीं बनाने देगा। आप मेरे इशारे को समझ गए? जी समझ गए। तो मसला ये है कि जो लीडर ग्वादर की बात नहीं करता, जो लीडर तरक्की की बात नहीं करता, जो लीडर एटम बम की बात नहीं करता, जो लीडर फौज की बात नहीं करता, जो लीडर आवाम की तरक्की की बात नहीं करता, जो फलाह बहबूद की बात नहीं करता, जो भूख, और ये जो अच्छे अच्छे काम ये कर जाते हैं ना, जी जी, वो वोट के चक्कर में करते हैं। सही बात। अच्छा, ये जितने अच्छे काम पिछले 25 साल में हुए, जितने जी जी, वो सियासतदानों ने इस चक्कर में किया है कि अगली दफा मैनू वोट मिलेगा। वो इलेक्शन से 1 साल पहले काम शुरू होते हैं, सड़कें बन रही हैं, गटर ठीक हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, फलाना, अब वोट के लिए करते हैं प्राइस। बिल्कुल। अच्छा, अब एक का आपका सवाल बीच में था, छोटा सा जवाब। आपने कहा जी डेवलपमेंट के काम रोक दिए जाते हैं। हाँ जी। मैं आज नाजरीन को भी ये बता देता हूँ और आपको भी और अपने आप को भी, जब अताए करीम से गवर्नमेंट बनेगी हम दिमाग की डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। तालीम और नहीं, हम इसको रोज देंगे, इसमें सच्चाई भरेंगे, इसमें दयानत भरेंगे। बिल्कुल इसी में है ना, बिल्कुल इसी में खोट है। ऐसे ही हम ये कोशिश करेंगे कि वो 700 लोग जो बैठे हैं वो दयानतदार हो। अच्छा, फिर हमें ना सियासतदानों का डर है, ना हमें किसी अदारों का डर है। अगर इस मुल्क के लोग दयानतदार हो जाए तो इनकी तरक्की फिर पूरी दुनिया नहीं रोक सकती। बिल्कुल बजा फरमाया। और अब दयानतदार होने के लिए कुछ दयानतदार लीडर आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको टाइम का बड़ा फिक्र है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? गुजारिश ये है कि टाइम भी मजबूरी है। हमने कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू तो नहीं की सर, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू, वक्त कम है लेकिन अभी भी बहुत सारी गुफ्तगू रहती है। अभी हमारे पास वक्त है, वक्त हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। नाजरीन से आपने ये बात कह देनी कि हम अपना नंबर दे रहे हैं। जी जी जी, ठीक है जी। एक तो नंबर चैनल का ना, एक हम अपना नंबर देते हैं, तो जिसको जो सवाल पूछना है या जिसको कोई मशवरा देना है या जिसको कोई हमारी फेवर की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा, औरंगज़ेब फ़रीद साहब ने फरमाया है कि जब हमारा प्रोग्राम चलता है उस पर औरंगज़ेब फ़रीद साहब का नंबर आ रहा होता है। आप अगर वहाँ अपनी सजेशन चैनल पे नहीं दे सकते, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आप अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं। नाज़रीन, चंद अल्फाज के साथ मैं प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद होगा जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी तबाह हो गया था। 50 की दहाई में पाकिस्तान ने $35 करोड़ जर्मनी को कर्जा दिया था। ठीक बात। आज हम जर्मनी क्या पूरी दुनिया के हर मुल्क से कह रहे हैं जी हमें $35 करोड़ दे दें, $35 करोड़ दे दें, $35 करोड़ दे दें। ये नौबत क्यों आई है, ये आप भी सोचिए। ये इसलिए आई है कि जो निज़ाम चलता रहा है वो निज़ाम इतना ठीक नहीं था। इसलिए औरंगज़ेब फ़राजी साहब ने जो नए निज़ाम सल्तनत की बात की है, ज़रा सोचिए। यही वक्त है सोचने का। ये वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। इसके साथ ही फ़रीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।